पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा आयोजित इस विशेष अध्ययन सत्र में स्वागत है। मतलब अगर ये कहा जाए कि भारत दुनिया के सबसे बहुमूल्य परमाणु ईंधनों में से एक का लगभग 0 उत्पादन करता है, लेकिन साथ ही भविष्य की वैश्विक ऊर्जा की मास्टर चाबी भी हमारे ही पास है, तो ये किसी को भी हैरान कर सकता है ना? बिल्कुल, ये सच में हैरान करने वाला तथ्य है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो भूगोल और विज्ञान के बहुत ही दिलचस्प पहलुओं को सामने लाता है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन केवल तथ्यों की कोई उबाऊ सूची पढ़ना नहीं है, बल्कि पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स के आधार पर भारत के भूगोल को गहराई से डिकोड करना है। एकदम सही कहा, जिसमें हमारे खनिज भंडार, ऊर्जा के स्रोत और परिवहन के विशाल नेटवर्क शामिल हैं। और देखिए, LDCE जैसी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंटल प्रमोशनल परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये नोट्स एक निर्णायक टूल हैं। हम इन तथ्यों के पीछे के कारण समझेंगे ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल छूटने न पाए। ये एक बहुत ही सटीक अप्रोच है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर तथ्य बहुत नीरस और भारी लगते हैं, क्योंकि उन्हें बस रटने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, रटने से काम नहीं चलता। हाँ, और भूगर्भ विज्ञान या इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में ना कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। अगर हम ये समझ लें कि कोई विशेष राजमार्ग उसी जगह से क्यों गुजरता है या देश का सारा सोना एक ही राज्य में क्यों मिलता है, वो जानकारी हमेशा के लिए दिमाग में कहानी की तरह छप जाती है। एकदम सही। तो चलिए फिर इसी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ना भारत के प्रमुख खनिजों और उनके वितरण पर नजर डालते हैं। मतलब इन नोट्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे देश का हर राज्य एक विशाल इकोनॉमी की अलग अलग मेगा फैक्ट्री है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। जैसे उदाहरण के लिए उड़ीसा को देखते हैं। नोट्स के अनुसार उड़ीसा में बॉक्साइट, क्रोमाइट, लौह अयस्क यानी आयरन ओर और मैंगनीज बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। बहुत प्रचुर मात्रा में। इसे देखकर ऐसा लगता है कि अगर देश में कहीं भी कोई भारी उद्योग या स्टील प्लांट लगाना हो तो नजरें सीधे ओडिशा की तरफ ही जानी चाहिए। बिल्कुल, और देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा भौगोलिक कारण है। ओडिशा का पठारी इलाका और वहाँ की जो प्राचीन चट्टानें हैं ना, वो भारी खनिजों का खजाना है। अच्छा, तो चट्टानों का कमाल है। हाँ, लाखों साल पहले की भूगर्भीय गतिविधियों ने वहाँ लौह अयस्क और अन्य खनिजों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया है जो सीधे तौर पर स्टील और मेटलर्जी उद्योगों के लिए एकदम स्वर्ग है। समझ गया। किसी भी देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ इन्हीं भारी खनिजों पर टिकी होती है, और इसीलिए ओडिशा भारी उद्योगों का एक स्वाभाविक आधार बन गया है। ये काफी दिलचस्प है कि कैसे भूगोल सीधे तौर पर यह तय कर रहा है कि कौन सा उद्योग कहाँ पनपेगा। अब अगर हम पश्चिमी छोर पर राजस्थान की तरफ मुड़े तो आम धारणा में वहां सिर्फ रेत और रेगिस्तान की ही तस्वीर उभरती है। हाँ, लोग अक्सर यही सोचते हैं। लेकिन ये नोट्स बताते हैं कि राजस्थान तो खनिजों का एक बहुत बड़ा डाइवर्स सेंटर है। वहां हमें सीसा और जस्ता, कैल्साइट, जिप्सम और क्वार्ट्ज मिलता है। बिल्कुल, यहाँ तो मतलब पूरी की पूरी केमिकल इंडस्ट्री का कच्चा माल छिपा हुआ है। एकदम सही अवलोकन है आपका। जिप्सम और कैल्साइट के बिना आधुनिक निर्माण या कंस्ट्रक्शन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सच में, वो तो बहुत जरूरी है। हाँ, और राजस्थान की विशिष्ट सूखी जलवायु और प्राचीन अरावली पर्वतमाला ही इस विविधता का मुख्य कारण है। और जब निर्माण सामग्री की बात आती है ना, तो दक्षिण की ओर आंध्र प्रदेश को देखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। अच्छा, वहाँ क्या खास है? वहाँ एस्बेस्टॉस, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, अभ्रक और बेराइट्स का भारी उत्पादन होता है। और चूना पत्थर तो किसी भी सीमेंट उद्योग का प्राथमिक कच्चा माल है। अरे हाँ, सीमेंट के लिए तो लाइमस्टोन ही चाहिए। इस सूची में और भी कई राज्य हैं जो अपनी विशिष्ट फैक्ट्री के लिए जाने जाते हैं। हाँ, काफी लंबी लिस्ट है। जैसे ऊर्जा के सबसे पुराने साधन कोयले के लिए झारखंड का नाम सबसे ऊपर आता है। हीरे और ताम्र अयस्क यानी कॉपर ओर के लिए मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में कोरंडम मिलता है और रॉक सॉल्ट के लिए हमारा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश जाना जाता है। बिल्कुल सही। और अगर हम जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल की बात करें ना, तो खनिज तेल के लिए गुजरात एक प्रमुख क्षेत्र है, जबकि प्राकृतिक गैस के लिए उत्तर पूर्व के राज्य जैसे असम और नागालैंड का नाम आता है। हाँ, ये वितरण सच में दिखाता है कि भारत भूगर्भीय रूप से कितना समृद्ध है। लेकिन यहाँ पर इस डेटा को देखते हुए ना मेरे दिमाग में एक सवाल खटक रहा है। अच्छा, कौन सा सवाल? ये सोने यानी गोल्ड के उत्पादन को लेकर है। बाकी सभी खनिजों का वितरण पूरे देश में काफी फैला हुआ है। हाँ, सही बात है। लेकिन नोट्स एकदम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देश के कुल सोने का 98% भाग अकेले कर्नाटक राज्य से आता है। विशेष रूप से
वहां की कोलार और हट्टी की खदानों से। हाँ, ये आंकड़े बिल्कुल सटीक हैं। तो क्या सप्लाई चेन और अर्थशास्त्र के नजरिए से ये बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? मतलब किसी एक बहुमूल्य संसाधन का 98% हिस्सा केवल एक ही राज्य पर निर्भर हो। देखिए, ये एक बहुत ही विश्लेषणात्मक प्रश्न है। सामान्य अर्थशास्त्र में जब किसी एक संस्था या क्षेत्र का एकाधिकार यानी मोनोपोली होती है ना, तो उसे सप्लाई चेन के लिए बहुत बड़ा जोखिम माना जाता है। वही तो मैं सोच रहा था। लेकिन भूगर्भ विज्ञान इसी तरह काम करता है। वो हमारे आर्थिक नियमों को नहीं मानता। ये एकाधिकार धारवाड़ क्रम की चट्टानों की भौगोलिक बनावट का सीधा परिणाम है। अच्छा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। हाँ, सोने की शिराएं, जिन्हें अंग्रेजी में वेन्स कहते हैं, उनका निर्माण लाखों सालों की टेक्टोनिक गतिविधियों से केवल कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही हुआ है। तो हम इसे बदल नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। देश में सोने के 3 ही प्रमुख क्षेत्र हैं: कोलार स्वर्ण क्षेत्र, हट्टी स्वर्ण क्षेत्र और रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र। हम चाहकर भी इस निर्भरता को बदल नहीं सकते हैं। ये सच में एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। प्रकृति अपना खजाना कहाँ छुपाएगी, इस पर तो किसी का जोर नहीं है। खैर, खनिजों से आगे बढ़ते हैं ऊर्जा की तरफ। बिल्कुल, ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। खदानों से माल तो निकल गया, लेकिन इन उद्योगों और पूरे देश के विकास को गति देने के लिए जो शक्ति चाहिए वो कहाँ से आती है? विशेष रूप से यूरेनियम, थोरियम और परमाणु ऊर्जा का जो परिदृश्य नोट्स में दिया गया है, वो उसी विरोधाभास की तरफ इशारा करता है जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। एकदम सही। भविष्य के ऊर्जा सुरक्षा के लिए परमाणु ऊर्जा किसी भी देश की सबसे बड़ी जरूरत होती है, और इस प्रक्रिया का सबसे बुनियादी तत्व यूरेनियम ही है। बिल्कुल। भारत में यूरेनियम मुख्य रूप से धारवाड़ और आर्कियन चट्टानों में पाया जाता है, लेकिन एक कठोर और चिंताजनक तथ्य ये है कि भारत कुल विश्व उत्पादन का मात्र 2% यूरेनियम ही उत्पादित करता है। अरे बाप रे, केवल 2%? इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़े औद्योगिक ढांचे वाले देश के लिए ये तो मार्जिन ऑफ एरर जैसा लगता है। हाँ, स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण तो है। तो हम इस भारी कमी को पूरा कैसे करते हैं? हमारी निर्भरता तो पूरी तरह से बाहरी दुनिया पर हो गई ना। देखिए, घरेलू स्तर पर इस कमी को पाटने के लिए भारी प्रयास किए जाते हैं। भारत में यूरेनियम की प्राप्ति केरल और तटीय भागों की पीले रंग की बालू से भी होती है, जिसे मोनोजाइट कहा जाता है। अच्छा, मोनोजाइट बालू। हाँ, हालांकि केरल की इस मोनोजाइट बालू से करीब 0.3% यूरेनियम ही मिल पाता है। इसके अलावा कुछ और खदानें हैं, जैसे झारखंड के सिंहभूम और जादूगोड़ा में, राजस्थान के विसुंडिया और उमरा में, और आंध्र प्रदेश की संकरा खान नेल्लौर में। लेकिन सच्चाई यही है कि ये हमारी विशाल जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना कहानी में सबसे बड़ा और दिलचस्प आहा मोमेंट आता है। जहां यूरेनियम में भारत के पास विश्व का केवल 2% है, वहीं थोरियम के मामले में तस्वीर बिल्कुल 180 डिग्री घूम जाती है। बिल्कुल घूम जाती है। थोरियम के मामले में भारत विश्व में नंबर 1 पर है। विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम भारत में पाया जाता है। ये कैसे काम करता है? यही वो बिंदु है जहां भारत का भविष्य का ऊर्जा कार्यक्रम पूरी दुनिया की नजरों में है। थोरियम भी उसी मोनोजाइट रेत से ही प्राप्त होता है। उसी रेत से? हाँ, ये थोरियम मुख्य रूप से झारखंड के हजारीबाग, राजस्थान के उदयपुर, तमिलनाडु के नीलगिरी और केरल के तटों पर बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और भारतीय वैज्ञानिक दशकों से थोरियम आधारित रिएक्टरों की तकनीक विकसित करने पर काम कर रहे हैं। तो मतलब भविष्य उज्जवल है। बिल्कुल। जिस दिन ये तकनीक पूरी तरह से व्यावसायिक हो जाएगी ना, उस दिन ये थोरियम का विशाल भंडार भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देगा। ये तो हुई ईंधन के भविष्य की बात। अब देखते हैं कि आज के समय में बिजली बनाई कहाँ जा रही है। हाँ, पावर स्टेशंस। हमारे परमाणु ऊर्जा केंद्र देश भर में फैले हुए हैं। नोट्स में एक पूरी सूची है, जैसे महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, राजस्थान में रावत भाटा, और तमिलनाडु में 2 प्रमुख केंद्र हैं, कल्पक्कम और कुडूनकुलम। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में नरोरा, गुजरात में काकरापारा और कर्नाटक में कैगा ऊर्जा केंद्र। इस सूची को देखकर एक बात समझ आती है। क्या? इन्हें किसी एक राज्य में केंद्रित करने के बजाय पूरे देश में बिखेरा गया है। एकदम सही। इसे पावर ग्रिड का रणनीतिक फैलाव कहा जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा केंद्र किस राज्य में है। हाँ, सवाल सीधे यहीं से बनते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे के विज्ञान को समझना भी उतना ही अहम है।
ऊर्जा केंद्रों को पूरे देश में इस तरह इसलिए स्थापित किया गया है ताकि ट्रांसमिशन लॉस कम हो और हर क्षेत्र को निरंतर ऊर्जा मिलती रहे। समझ गया। साथ ही इन केंद्रों को हमेशा भूकंपीय क्षेत्रों से दूर रखा जाता है और पानी के बड़े स्रोतों जैसे समुद्र या नदियों के पास रखा जाता है, क्योंकि रिएक्टरों को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती होगी। एकदम सही पकड़ा आपने। भूगोल और विज्ञान का ये संतुलन वाकई शानदार है। अब देखिए, देश के पास खनिज है और उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा भी है, लेकिन जब तक संसाधनों और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई मजबूत तंत्र ना हो, ये सब किसी काम के नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब देश के उस अदृश्य ढांचे की बात करते हैं जो सब कुछ जोड़ता है, हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज। हाँ, परिवहन किसी भी अर्थव्यवस्था के शरीर में रक्त संचार का काम करता है। अगर नसें ब्लॉक हो जाएं, तो पूरा शरीर काम करना बंद कर देगा। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स में पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों का जो विवरण दिया गया है ना, वो LDCE परीक्षा के लिए सीधे तौर पर पूछा जाने वाला विषय है। इन्हें केवल नंबरों की तरह नहीं, बल्कि व्यापारिक धमनियों की तरह डिकोड करना चाहिए। तो चलिए फिर मैप पर एक लाइन खींचते हैं। शुरू करते हैं NH1 से। ये राजधानी दिल्ली को सीधे उत्तर में पाकिस्तान सीमा तक जोड़ता है, जिसकी कुल लंबाई 1226 किलोमीटर है। फिर आता है NH2, जो दिल्ली से पूर्व की ओर कोलकाता तक जाता है और 1490 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य जुड़ता है। अगर इन दोनों यानी NH1 और NH2 को एक साथ मिला दिया जाए ना, तो क्या बनता है? तो इसे सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। ये रास्ता सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप के व्यापार का सबसे बड़ा गवाह रहा है। अरे वाह, बेहतरीन जानकारी। आगे बढ़ते हैं। NH3 आगरा से मुंबई को जोड़ता है, जो 1161 किलोमीटर है, और NH4 मुंबई से चेन्नई तक का सफर तय करता है, 1415 किलोमीटर। और पूर्वी तट की बात करें तो हाँ, NH5 पूर्वी तट के साथ साथ चेन्नई से कोलकाता को जोड़ता है, 1610 किलोमीटर। और NH6 देश के पूर्व को पश्चिम से मिलाता है, कोलकाता से मुंबई तक पूरे 1945 किलोमीटर। बिल्कुल। लेकिन जब बात सबसे लंबे राजमार्ग की आती है ना, तो नोट्स में दो दिलचस्प आंकड़े हैं जो परीक्षार्थियों को थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। अच्छा, वो कौन से? एक तरफ NH7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। वहीं NH44 का भी जिक्र है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर बताई गई है। ये विरोधाभास क्यों है? हाँ, ये विरोधाभास वास्तव में भारत सरकार द्वारा राजमार्गों के पुराने और नए नंबरिंग सिस्टम का परिणाम है। अच्छा, तो सिस्टम बदल गया है? बिल्कुल। पुराने वर्गीकरण के अनुसार NH7 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन जब सरकार ने उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को व्यवस्थित किया, तो कई छोटे बड़े राजमार्गों को मिलाकर एक अखंड मार्ग बनाया गया और उसे NH44 नाम दिया गया। बिल्कुल सही। इसलिए वर्तमान में NH44 सबसे लंबा है, लेकिन परीक्षार्थियों को दोनों तथ्यों से अवगत रहना चाहिए ताकि वे परीक्षा में पूछे गए विकल्प के अनुसार सही उत्तर चुन सकें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। इस सूची में NH8 भी है, जो दिल्ली को जयपुर होते हुए मुंबई से जोड़ता है, करीब 2058 किलोमीटर। लेकिन इन राजमार्गों पर केवल डामर की सड़कें नहीं हैं, बल्कि कमाल के इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर भी हैं, जैसे NH1A पर स्थित जवाहर सुरंग। हाँ, जवाहर सुरंग केवल एक सुरंग नहीं है, ये एक सामरिक जीवन रेखा है। बनिहाल दर्रे में स्थित ये सुरंग जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ती है। और सर्दियों में इसका महत्व और बढ़ जाता होगा? बिल्कुल। बर्फबारी के दौरान जब बाकी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब भी ये सुरंग घाटी को मुख्य भूमि से जोड़े रखती है। और इंजीनियरिंग व रणनीतिक निर्माण की बात करें तो नोट्स में एक ऐसा फैक्ट है जो किसी को भी चौंका देगा। ऐसा क्या है? देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A, मतलब कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि एक नेशनल हाईवे की लंबाई मात्र 6 किलोमीटर कैसे हो सकती है। हाँ, 6 किलोमीटर तो बहुत ही कम है। वही तो, एक राष्ट्रीय राजमार्ग किसी के लंबे ड्राइववे जैसा कैसे हो सकता है? इसे हाईवे का दर्जा क्यों दिया गया? देखिए, ये सुनने में भले ही आश्चर्यजनक लगे, लेकिन ये 47A केरल के कोच्चि शहर को विलिंगडन द्वीप के बंदरगाह से जोड़ता है। अच्छा, तो ये पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए है? बिल्कुल। रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से ये 6 किलोमीटर का हिस्सा किसी भी अन्य हजारों किलोमीटर लंबे हाईवे से कम नहीं है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देश के मुख्य भूमि नेटवर्क से सीधे जोड़ता है। एक विशाल फनल की तरह काम करता होगा।
एकदम सही। ये एक फनल की तरह काम करता है जहां से हर दिन लाखों टन माल गुजरता है। ये सच में छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात हो गई। हाँ बिल्कुल। और सड़कों की बात खत्म करने से पहले ना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यानी गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का जिक्र करना बहुत अनिवार्य है। वो तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का गौरव है। हाँ, ये योजना देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को एक साथ जोड़ती है। 5,846 किलोमीटर लंबे इस नेटवर्क को अगर आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था का मदरबोर्ड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल सटीक उपमा दी है आपने। इस योजना ने माल ढलाई के समय को इतना कम कर दिया कि इसने देश के व्यापारिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। लेकिन जब लाखों टन माल एक साथ ढोने की बात आती है ना, तो ट्रकों और सड़कों की भी एक सीमा होती है। सही बात है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी लोहे की जीवन रेखा की, यानी भारतीय रेल। हाँ, भारतीय रेलवे। इसका आकार इतना विशाल है कि इसे समझना अपने आप में एक विज्ञान है। सच में ये एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1825 में ब्रिटेन में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चलाई गई थी। बिल्कुल। लेकिन भारत में इसका जाल बहुत तेजी से फैला। हाँ, भारत में इसके प्रशासनिक ढांचे की शुरुआत 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी, जब भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। और स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? स्वतंत्रता के बाद 1950 में इस पूरे सिस्टम का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिससे यह पूरी तरह से एक संप्रभु राष्ट्र के नियंत्रण में आ गया। रेलवे के आर्थिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आया था वर्ष 1924-25 में। एक वर्ग कमेटी की सिफारिश के आधार पर रेल बजट को देश के सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। हाँ, ये एक ऐतिहासिक कदम था। ऐसा क्यों किया गया? क्या उस समय रेलवे का आकार इतना विशाल हो गया था कि उसे एक अलग बजट की दरकार थी? बिल्कुल। देखिए, रेलवे केवल परिवहन नहीं रह गया था, बल्कि ये सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका था। अच्छा। इसके विस्तार, नई पटरियों के निर्माण और मेंटेनेंस के लिए एक स्वतंत्र वित्तीय योजना की आवश्यकता थी। इसीलिए एकवर्थ कमेटी ने ये ऐतिहासिक सिफारिश की थी। बहुत लॉजिकल है। और इसके बाद तकनीकी बदलाव भी बहुत तेजी से हुए। भारत में सबसे पहला विद्युतीकृत रेलमार्ग मुंबई से कुर्ला के बीच बना, जहां 3 फरवरी 1925 को पहली बार विद्युत शक्ति से रेलगाड़ी दौड़ी। वाह, 1925 में ही? हाँ, आज भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या करीब 7,325 तक पहुंच गई है। हाँ, बहुत बड़ा नेटवर्क है। और एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक तथ्य जो चेहरे पे मुस्कान ले आता है, जब भारत में मुंबई से ठाणे के बीच पहली यात्री गाड़ी चली थी ना, तो उसमें 3 भाप के इंजन लगे थे। अरे हाँ, और उनकी नाम भी बहुत दिलचस्प थे। बिल्कुल, उनके नाम कितने शाही थे, सिंधु, सुल्तान और साहिब। यह इतिहास की सच में एक खूबसूरत झलक है। हाँ, लेकिन देखिए, आज का प्रशासन उससे कहीं ज्यादा जटिल है। किसी भी इतने बड़े नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे छोटे और प्रबंधनीय हिस्सों में बांटना ही पड़ता है। सही बात है। इसीलिए भारतीय रेलवे को अब 18 जोनों यानी क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक जोन का प्रधान एक महाप्रबंधक होता है, जिसके कंधों पर उस पूरे क्षेत्र के माल और यात्री यातायात को संतुलित करने की जिम्मेदारी होती है। परीक्षा के लिए तो ये प्रशासनिक नक्शा सबसे ज्यादा अहम है। चलिए, इन 18 जोनों और उनके मुख्यालयों का एक मेंटल मैप बनाते हैं। बिल्कुल। सिर्फ नाम नहीं रटने हैं, बल्कि भौगोलिक दिशाओं के हिसाब से इन्हें देखते हैं। शुरुआत करते हैं मध्य रेलवे से, जिसका मुख्यालय मुंबई सेंट्रल है। हाँ, और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। उत्तर रेलवे नई दिल्ली से ऑपरेट होता है। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। इसी श्रृंखला में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव यानी गुवाहाटी में है। बिल्कुल, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम क्षेत्रों को संभालता है। दक्षिण की ओर जाएं तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद से चलता है। और दक्षिण पूर्व रेलवे का नियंत्रण भी कोलकाता से ही होता है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई है। और पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। पूर्व तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर में है। और उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, वहां से संचालित होता है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर से संचालित होता है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में है। और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में है। बिल्कुल। और अंत में 2 बहुत ही खास जोन है। नंबर 17 है कोलकाता मेट्रो रेलवे,
अच्छा, मेट्रो भी एक अलग जोन है। हाँ, जो भूमिगत होने के बावजूद अपने आप में एक अलग रेलवे जोन है और इसका मुख्यालय कोलकाता ही है। और नंबर 18? नंबर 18 है दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। ये 18 जोनों का ढांचा ही है जो इस देश को हर दिन बिना रुके चलाता है। और ये सफर केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। भारत की कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेलवे लाइनें भी हैं जो कूटनीतिक संबंधों को पटरियों के जरिए जोड़ती हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस अमृतसर से लाहौर, भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका और भारत नेपाल के बीच चलने वाली रक्सौल सिरसिया लाइन। ये लाइनें पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और संबंधों के लिए बहुत जरूरी हैं। तो हमने खदानों की गहराई से लेकर राजमार्गों की लंबाई और रेलवे के 18 जोनों तक एक विशाल परिदृश्य को कवर कर लिया है। अब समय है एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी का। चलिए देखते हैं कि इन तथ्यों के पीछे की कहानियां कितनी याद रहीं। मेरा पहला सवाल, वो कौन सी कमेटी थी जिसने वर्ष 1924-25 में ये सिफारिश की थी कि रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया जाना चाहिए? अगर वित्तीय इतिहास की वो चर्चा याद हो तो इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है, एकवर्थ कमेटी। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, वो कौन सा कारण है और कौन सी खदानें हैं जिनकी वजह से देश के कुल सोने का 98% भाग केवल एक ही राज्य से आता है? ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों का परिणाम है और वे खदानें कर्नाटक राज्य में स्थित कोलार और हट्टी की खदानें हैं। एकदम सही। और आज का तीसरा सवाल, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जिसकी लंबाई केवल 6 किलोमीटर है लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद अहम है? वो है राजमार्ग 47A, जो कोची को वेलिंगटन द्वीप से जोड़ता है। एकदम सटीक। तो इस पूरी गहरी चर्चा का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, अगर इस पूरे परिदृश्य को एक कदम पीछे हटकर देखें ना, तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था केवल कागजों पर मौजूद पैसों से नहीं चलती है। हाँ बिल्कुल। ये उन खनिजों के वितरण और उस संपदा को एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने वाले सड़क और रेल के इस अदृश्य ढांचे पर टिकी होती है। जो लौह अयस्क उड़ीसा में निकलता है, वो उसी रेलवे और हाईवे के नेटवर्क के जरिए देश के हर कोने में जाकर इमारतें और बाड़ियां बनाता है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे चारों ओर मौजूद ये इंफ्रास्ट्रक्चर कितना आपस में जुड़ा हुआ है। एकदम। अगली बार जब कोई हाईवे पे सफर कर रहा हो या रेलवे क्रॉसिंग पर किसी मालगाड़ी का इंतजार कर रहा हो तो ये ख्याल जरूर आना चाहिए कि वो ट्रेन सिर्फ डिब्बे नहीं खींच रही है, वो इस देश की पूरी इकोनॉमी का भार ढो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के इन नोट्स की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये सिर्फ तथ्य नहीं देते बल्कि एक पूरी कहानी बुनते हैं। हाँ, LDCE जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में सफलता का सीधा रास्ता इन्हीं तथ्यों की गहरी समझ से होकर जाता है। जब तक क्यों समझ नहीं आता, क्या याद नहीं रहता। बिल्कुल। जब नींव इस तरह के विश्लेषणात्मक अध्ययन से मजबूत होती है ना, तो परीक्षा का कैसा भी घुमावदार प्रश्न उम्मीदवार को विचलित नहीं कर सकता। तो इसी मजबूत नींव और स्पष्ट समझ के साथ हम आज का ये अध्ययन सत्र यहीं समाप्त करते हैं। अपनी तैयारी को इसी तरह धार देते रहिए। पोस्टल ज्ञान क्लासेस का लेक्चर देखने और पोस्टल ज्ञान क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा दी गई लेक्चर जानकारी है जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंटल प्रमोशनल परीक्षाओं की तैयारी के लिए है।